ठीक है जी, बराबर में हमारे पास शेप मौजूद होते हैं जो कि शेप जो है वो रेंडरेबल नहीं होते, वो रेंडर नहीं हो सकते, ना ही उनके ऊपर टेक्सचर्स लगते हैं। तो मैंने करते क्या है इनके ऊपर हम कुछ ऐसे मॉडिफायर्स लगाते हैं जो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद है, इधर आएगी अभी अगर हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर अगर चेक करें तो यहाँ पर बहुत सारे मॉडिफायर्स हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, और उस मॉडिफायर्स के थ्रू ही हम शेप्स के ऊपर कोई ना कोई शेप्स के ऊपर हम फॉर्म क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले इसको काम करना समझ लें। फॉर एग्जांपल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और अगर हम टॉप पे चलते हैं तो अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो आपके पास जो लाइन है वो सीधी सीधी लाइंस बन रही है। अच्छा, आप में से काफ़ी लोगों ने इलस्ट्रेटर पढ़ा हुआ होगा, पेन टूल किए हुए होंगे। ठीक है, अनस के अलावा इलस्ट्रेटर जिसने पढ़ा हुआ है, क्योंकि अनस ये चीज़ पढ़ चुका है, हो सकता है रिकॉल हो जाए उसके लिए, मुझे ये बता सकते हैं आप लोगों ने पेन टूल पढ़े थे? पेन टूल के अंदर पेन टूल बेसिकली बनाता क्या है? पाथ बनाता है, और इसके और कोई वर्ड यूज कर सकते हैं? शेप बनाता है, बेस करता है वो पाथ के ऊपर, और कोई वर्ड पाथ से मिलता जुलता? ट्रेस करते चीजों को, ट्रेस करता है चीजों को। बोलते चीज जिसको ट्रेस कर रहा है वो किस जो जिस भी चीज से ट्रेस कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे ना? और नहीं, और हाँ कर कौन बोला? कर। ठीक है, आप बेसिकली जो पेन टूल से बनाते हैं वो कर्व्स बनाते हैं। ठीक है, आपके पास कितने टाइप की कर्व्स हैं ना? और कोई बता सकते? टाइप्स ऑफ कर्व्स इलस्ट्रेटर के अंदर आप जब कर्व्स बनाते तो है, नाम सिर्फ नहीं याद होगा, तो नाम पहले कर लेते हैं। जब पहला कर्व कहलाता है लिनियर कर्व, है 3 है। लिनियर कर्व समझा सकते हैं कोई? दूसरा कर्व कहलाता है बेजियर कर्व, हमारे उर्दू जबान में बेजायर होता है, इंग्लिश में उसको बेजियर पढ़ते हैं। और तीसरा कर्व लिनियर बेजियर। कोई ऐसा जो इसको समझा सके? अब तो काफी समझ में आ गया होगा, कोई भी समझा दे। समझाएं, देखिए होंगे। अच्छा, ये जो कर्व आपके सामने बन रहा है ये लिनियर कर्व है। ठीक है, जो बता दिया था किसने बताया था? हमारा नाम क्या है? हमजा नाम है तुम्हारा? अच्छा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज कि अगर आप क्लिक करें और अगला क्लिक करने के बाद क्लिक छोड़े ना, बल्कि अगला क्लिक करने के बाद ड्रैग कर दें तो ये बेजायर्स बन जाते हैं। इसका मतलब इसकी जो कॉर्नर्स हैं वो अब हार्ड नहीं रहते, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, राउंड हो जाते हैं। अच्छा, एक और अगर निशानी जो कि साइन में बताई कि आपके पास इन पॉइंट्स के साथ आप उसको कर्व करते तो एक वर्ड बोला, लेकिन इन दो मतलब ये जो हैंडल है इसको समझ लें कि टेंजेंट हैंडल कहते हैं इसको, कि अगर किसी भी पॉइंट के साथ टेंजेंट हैंडल आ रहा है तो इसका मतलब कि वो डिजायर कर्व है, क्योंकि आप उसे अपने हिसाब से राउंड कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, शेप कर्व में दे सकते हैं। ठीक है, सो लिनियर ये रहा और डिजायर ये रहा। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि आधा लिनियर रहे और आधा डिजायर हो जाए, तो आपके पास ये आधा लिनियर रहेगा और आधा आपके पास डिजायर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 टाइप ऑफ कर्व है, चाहे वो इलस्ट्रेटर हो, चाहे फोटोशॉप हो, चाहे मैक्स हो, चाहे माया हो, चाहे सिनेमा 4D हो, चाहे आफ्टर इफेक्ट्स हो, चाहे प्रीमियर हो, InDesign हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो या कोरल ड्रॉ हो, ये 3 ही टाइप ऑफ कर्व्स आपके पास होती है। ठीक है, इन 3 टाइप ऑफ कर्व को समझ भी कर लें उसमें ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है डिजायर का बनेगा, और मैंने भी कहती हाँ मुझे लिखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जबकि अपना मैक्स के अंदर डिजायर का मतलब है अगर टेंजेंट हैंडल आ रहे हैं तो डिजायर है, वरना ये जो कॉर्नर्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, इसके अंदर चौथी टाइप है वो है स्मूथ। ठीक है, वरना कोई टाइप नहीं है, लेकिन मैक्स के अंदर एक चौथी टाइप है वो स्मूथ है। तो मैं लिख इसलिए रहा कि आप लोगों को याद ना रह जाए आप लोगों के स्मूथ है तो हर जगह स्मूथ नहीं होगा, सिर्फ मैक्स के अंदर स्मूथ होगा, इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में, माया में स्मूथ नहीं होता। कैसे होगा वो बता देते हैं हम। अच्छा, पहले हमें डिसाइड करनी है यहाँ पे कॉर्नर रखना है स्मूथ, तो कॉर्नर ही रखा जाता है, स्मूथ नहीं रखा जाता।
दे रहा है कि अगर ड्रैग करोगे पॉइंट तो बेजायर बन रहा है। तो आपकी मर्जी, अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। आप कहें यार मैं कॉर्नर ये करना चाहता हूँ ड्रैग करते हुए भी, तो ये कॉर्नर ही बनेगा, ये स्मूथ होगा ही नहीं कहीं से। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास है, कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग की जब नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो जो वर्जन चेंज हुआ है ना, उस वर्जन में कभी किसी ने स्मूथ कर रखा था बाय डिफॉल्ट, कभी कुछ कहा, तो आप यहाँ से अपनी सेटिंग पहले ही कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और बाद में याद आता है कि यार मुझे तो इसको कॉर्नर करना नहीं था, मुझे तो इसको स्मूथ करना था, डिजाइन करना था। तो आपने करना ये है, आप इसकी मॉडिफाई में आ जाए, इसी अपनी शेप की मॉडिफाई में आ जाए। हम लोग लास्ट क्लास के अंदर भी मॉडिफाई किया अपने इन शेप्स को। ठीक है, तो ये जब आपने इन शेप्स को मॉडिफाई किया था तो यहाँ पर आपके पास उस ऑब्जेक्ट का नाम आ रहा था कि वो एक बॉक्स है और मॉडिफिकेशन आपके पास यहाँ थी। लेकिन शेप के अंदर अच्छी बात ये है, स्पेशली लाइन के अंदर अच्छी बात ये है कि जब आप लाइन ड्रॉ कर देते हैं और उसकी मॉडिफाई में जाते हैं, लाइन के साथ यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा होता है। इस ड्रॉप डाउन का मतलब ये है कि इसके अंदर और भी कुछ चीजें हैं। फॉर एग्जांपल इसमें वर्टेक्स है, वर्टेक्स का मतलब होता है ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को वर्टेक्स कहा जाता है। आप इसे मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अच्छा जी। इसके साथ है सेगमेंट। सेगमेंट क्या है? इन दो पॉइंट्स के बीच की लाइन को सेगमेंट कहते हैं। और स्प्लाइन क्या है? स्प्लाइन पूरी लाइन इटसेल्फ आ स्प्लाइन। ठीक है, लाइन को टेक्निकली मैं इसके अंदर स्प्लाइन कहा जाता है। अब ये वर्ड है क्यों? आपके पास अगर फॉर एग्जांपल और भी शेप है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये शेप है, बॉक्स है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, इनकी भी पूरी लाइन को स्प्लाइन ही कहा जाता है क्योंकि वो इन एंड बनी भी तो एक लाइन से है, तो इसलिए उसको भी स्प्लाइन कहा जाता है। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है और मुझे बाद में रियलाइज होता है कि इस पॉइंट को मुझे स्मूथ करना था या डिजायर करना था, लेकिन मेरे पास अब कमांड नहीं है डिजायर करने की। तो आपके पास कमांड अभी आती है कि आप इस ऑप्शन को खोलेंगे, तो वर्टेक्स में जाएंगे, आपको इस वाले वर्टेक्स को एडिट करना है और इस वर्टेक्स में जाने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट कॉर्नर होगा, मुझसे क्लिक ड्रैग हो गया था, तो आप इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा डिजायर, डिजायर कॉर्नर, कॉर्नर स्मूथ। ये चार हमने अभी समझे। कॉर्नर आपको लेजर को यहाँ पर कॉर्नर कहा जाता है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, डिजायर को डिजायर ही कहा जाता है और लिनियर डिजायर को डिजायर कॉर्नर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिनियर का वर्ड यूज नहीं करते, उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि पिछले एल्गोरिथम के अंदर भी कुछ लिनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चल रही होती हैं, ये वो वर्ड यूज ही नहीं करता जो कि बैकएंड कोडिंग के ऊपर चल रहा होता है। ठीक है, चौथा है हमारे पास स्मूथ, सिर्फ मैक्स के अंदर होता है ये। ठीक है, ओके, तो हमने क्या किया, राइट क्लिक किया और जगह कहा कि मुझे इसको डिजायर करना है, तो आपके पास ये डिजायर हो जाएगा। तो आप बाद में इसको एडिट कर सकते हैं। बाद में याद आता है कि नहीं यार इसको डिजायर नहीं करते, कॉर्नर कर देते हैं। मतलब डिजायर कॉर्नर का मतलब आधा कॉर्नर रहे और आधा अपने हिसाब से इधर हो गया। जिससे आप इलस्ट्रेटर के अंदर, जैसे हम इलस्ट्रेटर के अंदर लिनियर डिजायर कहते हैं कि आपने आधा इधर मार दिया और आधा तरफ कर दिया। जी मेरे भाई, स्क्रीन नहीं आ रही सर, चलते चलते बंद हो गया। आप पीसी चल रहे हो? नहीं, पीसी चल रहा है, वो स्क्रीन बंद हो गई। इंटरनेट देखिए डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं, वैसे कनेक्ट है, आ नहीं रही। आप दोनों की नहीं आ रही? हमारी भी है, मेरी भी है, मेरी भी है। तो भी सर ने हटाया होगा। अभी तो फ्रंट ऐड हो गया। एक दफा सिर्फ अपनी वो चेक कर लें, इंटरनेट का चेक करें। आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है सर। आपकी स्क्रीन यहाँ पे दिख रही है, जरा ये टाइप कीजिएगा। हाँ दिख तो रही है। नहीं तो वो सबकी जैसी होगी ना, आप कुछ और बोले। खुला है कुछ? नहीं आ रही है, आ रही है? अब आ रही है। आ रही है? जी सर। चलिए, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। बाद में हम स्मूथ भी कर सकते हैं और आप चाहें तो उसे आपको लगता है कि यार बहुत हो गया, नहीं समझ रहा, तो रीसेट करके उसको बिल्कुल 0 स्मूथ के ऊपर ले जाएं। ठीक है, मतलब उसी कॉर्नर पे रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने डिजायर किया और गलती से मुझसे बहुत ज़्यादा टेंजेंट खराब हो गए, तो आप इसे अगर राइट क्लिक करके स्मूथ टेंजेंट रीसेट टेंजेंट करेंगे तो फिर ओरिजिनल टेंजेंट से वो वापस आ जाएगा। अच्छा, जो टेंजेंट्स हैं इनका कमाल है छोटा सा, अगर इसको समझ लेंगे तो आप, अगर किसी की इलस्ट्रेशन अच्छी है
तो वो इस टूल को अच्छा समझ लेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप कॉर्नर लेते तो आपके पास टेंजेंट हैंडल्स नहीं है। अगर आप बेज़ायर लेते तो टेंजेंट हैंडल्स आपके पास मौजूद हैं। अच्छा, टेंजेंट हैंडल जो मौजूद है वो चलते हैं आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाइस वर्सा। अगर आप इसको एडिट कर रहे हैं तो भाई ये भी एडिट होगा। अगर आप इसे ऊपर कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर आप इसे ऊपर कर रहे हैं तो ये नीचे जाएगा, अगर आप इसको साइज कर रहे हैं तो वो भी साइज होगा। लेकिन आप अगर डायरेक्ट अगर आप ये कॉर्नर कर देंगे डिजायर कॉर्नर तो आप इसे इंडिविजुअली टेंजेंट ब्रेक हो जाएगा और एडिट कर सकते हैं। तरह पेन टूल के अंदर भी टेंजेंट ब्रेक होता है, उस तरह यहाँ पे टेंजेंट ब्रेक हो जाते हैं। जहाँ तक का मसला किसी को आगे बढ़े। अच्छा, ये जो शेप्स हैं अगर आप इसे कभी भी ड्रॉ कर रहे हो तो आप चाहे तो इसे एंड में बंद कर दें, चाहे तो छोड़ दें, वो आपकी मर्जी है, डिपेंड कर दें। और फ्रंट पे चलने के बाद एक कोई भी ड्राइंग छोटी सी बना लेते हैं। जैसे मेरे जहन में एक ड्राइंग हमेशा आती है, मैं उसी को रिक्रिएट कर लेता हूँ। और अच्छा, अगर आपको कभी भी एक स्टेप पीछे जाना है तो यहाँ पर आपके पास अंडू काम नहीं करेगा, क्योंकि आप उस कमांड के अंदर है तो आपका बैक स्पेस काम करेगा, ठीक है। डिलीट भी काम नहीं करेगा, वरना डिलीट अपनी कमांड छोड़ देगा, बैक स्पेस आपके पास काम कर रहा होगा, ठीक है। जैसे मैं आगे बढ़ गया, मुझे कमांड पीछे करनी है स्टेप, तो मैं बैक स्पेस करूँगा तो मैं पीछे चले जाऊँगा। तो मैंने एक रफ सी शेप बना दी, ठीक है, और थोड़ा सा एडिट कर लिया इसको। तो एडिट करने के लिए हमने कहा कि हम एक काम करते हैं, वर्टेक्स लेते हैं और थोड़ा सा इसको एडिट करते हैं। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि मुझे यहाँ पर एक पॉइंट चाहिए। क्यों चाहिए? कि मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ऐसे घूमते हुए आए, क्योंकि थोड़ा सा अभी अभी फ्लैट आ रहा है ये। तो अगर मुझे इस तरह की चीज़ें चाहिए तो आपके पास मॉडिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। एक रेंडरिंग मौजूद है कि क्या होता है इसको हम अभी नहीं देख रहे, ठीक है। सिलेक्शन को भी नहीं देख रहे, सॉफ्ट को भी नहीं देख रहे। सिलेक्शन तो बेसिकली ये जो है, ये सारी की सारी चीज़ आपके पास यहीं पर आ रही है, पॉइंट वर्टेक्स वगैरह। हम जो भी देख रहे हैं वो देख रहे हैं ज्योमेट्री को। अच्छा, ज्योमेट्री में अगर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारी कमांड्स हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ बहुत सारी कमांड्स हैं। अगर आप देखें कुछ कमांड्स वर्टेक्स के ऊपर आके फ्रीज हुई हैं, बाकी खुली हुई हैं। वही कमांड स्प्लाइन पर आकर फ्रीज हो गई तो बाकी भी खुली हुई हैं, बाकी खुल गई सेगमेंट पे। और वही अगर स्प्लाइन पर जाए तो कुछ स्प्लाइन के लिए खुली हुई है और बाकी स्प्लाइन के लिए बंद है। तो इसका मतलब ये है कि हर कमांड के जो टूल्स है वो डिफरेंट है यहाँ पे। सो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर इसको कर्व करना है तो एक ऑप्शन तो ये कि मैं इसको घुमा के कर्व कर लूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसको कर्व कर रहा हूँ तो ये खराब हो रहा है। अब अगर हम सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम कॉर्नर पे जाहिर कर देते तो आप मूव कर तो सकते हो, लेकिन फिर होगा कि यहाँ से वो स्मूथनेस मेरी चली जाएगी अगर मैं इसको सेट करने लगूंगा। तो हम एक पॉइंट और लगा देते हैं। तो हमने इसको पहले डिजायर किया ताकि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, और उसके बाद वर्टेक्स देते हुए यहाँ पे नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे सारे टूल्स मौजूद हैं, ठीक है। अपने ज्योमेट्री के अंदर यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा रिफाइन। रिफाइन का मतलब होता है कि आप पॉइंट लगा सकते हैं अपने हिसाब से। तो आपने यहाँ पर एक रिफाइन के बटन पर क्लिक किया और जहाँ पे पॉइंट लगाना है वहाँ पे पॉइंट लगा दिया, कितने लगाने लगा दिए, ठीक है। डिलीट करना चाहे सेलेक्ट करके डायरेक्टली डिलीट भी हो सकता है। फोटो इलस्ट्रेटर में ऐसा नहीं होता, इलस्ट्रेटर में आपको पेन टूल से माइनस करना पड़ता है, वरना आपकी जो लेयर है वो डिलीट हो जाती है, जो लाइन है वो डिलीट हो जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब आपने अपने हिसाब से शेप को मैनेज किया, जिस भी तरह करना है एडिट कर लें, ठीक है। ये करने के बाद मैं वापस से कमांड से बाहर आया और यहाँ पर जो हमने टॉपिक जो हमने पढ़ा यार जो लिखा है, सॉरी, जब हमें लेथ पढ़ना है तो हमने यहाँ पर लेथ की कमांड है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ये मॉडिफायर लिस्ट है पूरी की पूरी, या तो यहाँ पर सर्च कर लें लेथ का है तो एल से स्टार्ट होता है, तो आप इतना वेट कर लें कि आपके पास एल आ जाए, ठीक है। या फिर आप अपने कमांड में ही जाकर एल लिख दें तो आपके सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो लेथ आ जाएगा। आपने लेथ के ऊपर क्लिक किया, आपके पास एक शेप बन गया, एक शेप का फॉर्म बन चुका है। अच्छा, अगर हम इसके कुछ टूल्स को देखें, सबसे पहले हम बात करें डायरेक्शन की, सबसे मेन चीज़ है हमारी। अब मुझे बता सकता है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए, एक्स वाई या जी? वाई क्यों होनी चाहिए भाई? वाई की तरह शेप है। वाई की तरह शेप, वाई की तरह शेप है, सही है। वैसे ये वाली मेथोडोलॉजी चलेगी नहीं, बहुत सारे शेप वाई की तरह नहीं होते, वहाँ पर फिर प्रॉब्लम करेगा। वैसे वो आपकी बात को समझ गया, ऐसे कह रहे घूमता रहो तो भी ठीक है। और उसके अलावा ट्रिक अच्छी है याद रखने के लिए। और इसके अलावा अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप घुमाने की कोई चीज़ बात करते हैं तो वो ये देखता है कि आप किस एक्सिस के अराउंड घुमा रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये जो माइक है, ठीक है, इस
माइक के आगे जो फोम लगा हुआ है, पहले मुझे ये बताएं, ये जो माइक है ये x में है, y में है या z में है? x में। तो इसका मतलब ये x के अराउंड घूम रहा है, इसका जो एक्सिस होना चाहिए वो x होना चाहिए। ये चीज मैं ऐसे सीधा कर दूँ। अच्छा, यहाँ पर जो लेथ चलता है वो लेथ आपका आर्किटेक्चरल टूल नहीं है, आर्टिस्टिक टूल है, तो उसके लिए ये y ही है, ठीक है। अब ये y है तो ये y के अराउंड घूम रहा है। जो भी ऑब्जेक्ट जिसके भी अराउंड घूमेगा, अराउंड भी से बीच में और उसके इर्द-गिर्द घूमेगा, वो वहाँ पर वो वाली एक्सिस लग जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम x लगाएंगे तो देखें ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, और जैसे मैं y लगाऊंगा ये सीधा हो जाएगा, और जैसे ये z लगाऊंगा ये डेप्थ में आ जाएगा। अब z में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो शेप तो 2D है, उसकी तो डेप्थ ही कोई नहीं है, तो इसकी भी डेप्थ कोई नहीं बनी, ठीक है। तो हम इसको y पे लगाएंगे। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास है अलाइनमेंट, मिनिमम, सेंटर, मैक्सिमम। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर दूं और मैं यहाँ आ जाऊँ तो आपके पास सबसे जो आपको लगता है कि सबसे करीब शेप कौन सा है, अपना पॉइंट कौन सा है? अच्छा, कहाँ से? हाँ, ये एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी आप लेथ के ऊपर काम करें, कोई भी ड्राइंग करें, आपका जो आखिरी पॉइंट है ना, लास्ट पॉइंट, वो हमेशा ओरिजिन पर खत्म होना चाहिए, एक्सिस पर खत्म होना चाहिए, वरना वो क्या करेगा, वरना वो बीच में होलो स्पेस बना देगा। वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। बस एक चीज़ याद रखिए कि आपका जो आखिरी पॉइंट है तो आपका बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आके टिकना चाहिए। मिरर पे भी नहीं टिका हुआ, तो हम इसको करीब कर लेते हैं, बिल्कुल इस शेप, जूम करते हैं, इस लाइन से आपको करीब करना है, ठीक हो गया जी। अब आपके पास मिनिमम पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके लिए क्या है, इसमें सारे पॉइंट में मिनिमम पॉइंट कौन सा होगा? सर जस्ट लेफ्ट कोई और कहना चाहे तो कह सकते हैं। वैसे मिनिमम पॉइंट यही वाला है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। मिनिमम का मतलब यह है कि करीब तर पॉइंट आपका, और सबसे दूर कौन सा है? ये वाला, और बीच में कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो अगर मैं लेथ को जाके बोलूं मिनिमम, तो वो इस एक्सिस को यहाँ लेकर आ जाएगा, इसका मतलब कि ये इसके अराउंड घुमाएगा। सेंटर तो वो यहाँ आ जाएगा, और मैक्सिमम में वो यहाँ आ जाएगा। और हमें ये देखना है कि हमें क्या चाहिए। जरा इसकी आई ओपन करते हैं। क्या मुझे ये शेप चाहिए? मैं बेसिकली वास बना रहा हूँ, वास, ठीक है। तो मुझे ये शेप तो नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे यही शेप चाहिए कुछ इस तरह की। अभी दिख आपको बहुत बुरी रही है, लेकिन चाहिए थी मुझे यही शेप। अच्छा, मुझे दिख खराब रही है, उसके लिए मैं भी ये कर लेता हूँ। तो चले पहले समझा देता हूँ। अगर आपको मैं कहता हूँ यार इस दीवार को अपने पेंट करना है, ठीक है, तो आप मुझे बताएं पेंट इधर से करेंगे या उधर से करेंगे? इधर से करेंगे। अगर मैं बोलूँगा इस दीवार को पेंट करना है, तो क्या दोनों दीवारें करेंगे, एक ही करेंगे? एक ही। एग्जैक्टली। तो मैक्स का भी ये मसला है कि मैक्स ये कहता है कि तुमने जो मुझे शेप दिया है ना, मैं एक तरफ कलर दिखाऊँ, एक तरफ तो ब्लैक होना चाहिए वो। तो अब जब मैंने ड्रॉ किया तो मैंने ड्रॉ ऐसे किया कि बाहर से लेकर अंदर लेकर आ गया, तो उसके लिए वो शेप पलट गई है। जैसे कहा तुम्हारी मेन शेप तो अंदर है, जबकि मेन शेप तो मेरी बाहर है। तो अब इसे कहते हैं नॉर्मल्स। नॉर्मल्स का मतलब यहाँ पे टेक्निकल वर्ड है, 3D के अंदर नॉर्मल का वर्ड होता है कि जहाँ पर आपका कलर आ रहा होता है, इसका मतलब है वहाँ पर आपके नॉर्मल्स हैं, मतलब वो नॉर्मल शेप है, ऐसा समझ लो, वो नॉर्मल आपके साइड है। तो आप इसे कहें फ्लिप नॉर्मल। जो मेरी नॉर्मल साइड है उसको फ्लिप कर दे भाई, जैसे फ्लिप करेंगे तो आपका जो कलर है वो पीछे आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल से आपने उसे कहा कि आपकी जो नॉर्मल वाली साइड है, जो मेन साइड है, उसे आप फ्लिप करते हुए पीछे ले जाएं। ये ना मेरे भाई, जब आप इस लेथ में जाएंगे, लेथ के जब कमांड में होंगे तो उसके मॉडिफायर के अंदर, मॉडिफिकेशंस के अंदर ये फ्लिप का ऑप्शन पहले नंबर पर मौजूद होगा, इसको आप क्लिक कर दें, ठीक है। फिर आपके पास इसके नीचे है सेगमेंट्स। वही सेगमेंट जो हमने पहली क्लास के अंदर समझे थे। अगर मैं इसे ऐसे देखना चाहूँ तो ये आपके पास सेगमेंट्स कम है। अगर आप सेगमेंट इसके बढ़ा दें, 32 कर दें, 16 की जगह, तो आपका शेप स्मूथ हो जाएगा। अगर आप और स्मूथ करना चाहें तो आप इसे 64 कर दें, और स्मूथ हो जाएगा। लेकिन देख लीजिएगा कितनी रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी। अगर मैं 7 प्रेस करूँ तो आपके पास अभी जो ये साइड्स आ गई, जो शेप्स आ गई, ये वाले बॉक्सेस, ये 5000 से ऊपर हो चुका है, जबकि हम
500 के अंदर गाड़ी बना देते पूरी की पूरी, तो ये तो 5000 बहुत ज़्यादा हो गया हमारे लिए, ठीक है। इसका मतलब ये कि हमें इसको उतना यूज़ करना जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। फिलहाल हम अभी 16 ही रख रहे हैं इसको, 16 करेंगे तो ये शिप आपका 1300 के अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। हम इसको बंद कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है, तो हमने सब चीज़ें देख ली है, सिर्फ एक ऑप्शन हमारे पास हमने कुछ छोड़े, जैसे आपके पास आउटपुट है। आउटपुट का मतलब ये कि अभी क्योंकि हम मॉडलिंग हमने प्योरली स्टार्ट नहीं की अपनी, तो आपके पास कुछ मॉडलिंग की टाइप्स हैं, तो उसमें से 3 टाइप्स आपको यहाँ लिखी हुई है। इसमें आप कुछ भी कर लें, प्रॉब्लम इतनी नहीं है, सिवाय बस नर्व मत कीजिएगा, क्योंकि नर्व्स जो है वो हमारे पास किसी और अंदाज से चल रहा होता है, ठीक है। पैच है और मैश है, मैं रिकमेंड ये करूँगा कि इसको बाय डिफॉल्ट मैश कर दीजिएगा, क्योंकि पैच सबसे ओल्डेस्ट मेथड है मॉडलिंग का, ठीक है। उसके बाद मैश आया, बल्कि मैश सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, उसके बाद पैच आया, फिर नर्व्स आया और फिर पॉली आया। तो इसको आप ऐसे कैसे रहने दें, इसकी आईडीज बनेंगी, बनने दें, इसको स्मूथ रहने दें, ठीक है। ऑप्शन है, इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ तक किसी को मसला? आगे बढ़े। अच्छा, एक ऑप्शन है नीचे, अगर चेक करें, ये एक अजीब सा कलर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने एक टूल पढ़ना रह गया हमारा, वो है वेल्ड कोर। अच्छा, ये वेल्ड कोर क्या है जी? फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ, अंदाजा हो जाएगा वो कैसे रहा है। यहाँ पर 360 डिग्री लिखा हुआ है, एक सर्कल कितनी डिग्री का होगा? 360। तो ये शेप कुछ इस तरह बना है, ये इसके पीछे मेथोडोलॉजी और एल्गोरिथम है कि आपके पास एक सीधा शेप था, आपने कहा कि ये आपका मेन पॉइंट है, इधर से घुमा देना भाई, ये आपका मेन पॉइंट है। अगर आपने इलस्ट्रेटर के अंदर रोटेशन टूल यूज किए तो वहाँ पर भी आपका एक सेंटर पॉइंट लगता है, और सेंटर पॉइंट के अराउंड वो घूमता है, तो आपने सेंटर पॉइंट यहाँ लगाया। मिसाल अगर वो सेंटर पॉइंट बीच में लगा रहे थे, आप घुमाते तो देखिए कैसे घूमता, ऐसे घूम रहा होता। और अगर आप इसे एक अगर आप इसे मैक्सिमम कर लेते, पीछे चले जाते, तो फिर अगर ये घूमता तो ये उसके अराउंड घूम रहा होता। तो आपको अपना अलाइनमेंट सही होनी चाहिए। दूसरा कि मैंने समझा देती ताकि आप लोगों के सामने एक विजुअलाइजेशन आ जाए कि किस तरह ये काम आपके पास कर रहा है। फिर इसी से ऊपर नहीं जाएगा, आधा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा होता है, क्लाइंट आपको कहता है आधा दिखा, आधा मैं अंदर से दिखना चाहता हूँ, कैसा बनाया तूने अंदर। तो आप अंदर से भी उसको दिखा सकते हो कि भाई अंदर से ऐसा है। अब आप मुझसे पूछेंगे अंदर से कोई खास बात तो नहीं है, क्योंकि हम ऐसा करते हैं कि अंदर से भी वो खास बात निकल के आएगी, ठीक है। इसी शेप को रीड्रॉ करते हैं। 2 मिनट के बाद नमाज के लिए चलते हैं, शेप के बाद नमाज के बाद आते हैं, कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा क्लास आगे जाएगी हमारी, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने सिंगल शेप में बनाया था उसका एक नुकसान है, जरा वापस एक शेप वापस दिखा रहा हूँ आपको, ये शेप वापस दिखा रहा हूँ। सिंगल शेप में एक और नुकसान है, तो नुकसान ये है कि अगर मैं इसके ऊपर टेक्सचर करूँगा, अगर मैंने इसको शीशे का बना दिया तो शीशा इतना पतला होता है क्या? कितना पतला जी? इतना पतला। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, या कोई लकड़ी भी अगर मैं बना रहा हूँ तो क्या लकड़ी इतनी पतली होती है? नहीं होती, तो पेपर हो गया। इसको भी आप सॉलिड करने के लिए डबल शेप बनाते हैं। फिर डबल शेप ऐसे बनाते हैं कि आपके पास वही शेप बना पड़ा है, या तो रिक्रिएट कर लें, या तो वही शेप बना पड़ा है, हमने उसी शेप को रीड्रॉ किया, थोड़ा खुला बना रहा हूँ। ठीक है, हमने उसी शेप को रीड्रॉ किया, और रीड्रॉ करने के बाद उस शेप को सेलेक्ट किया, उसके स्प्लाइन में है, स्प्लाइन का मतलब पूरी लाइन सेलेक्ट की, सेम ज्योमेट्री में आएंगे। और एक और टूल को समझेंगे, वो टूल है हमारे पास आउटलाइन, ठीक है। हम इस शेप की आउटलाइन बनाएंगे, कितनी बनाएंगे वो आपकी मर्जी, जितना चौड़ा करना, जितना मोटा करना, उतनी मोटी आउटलाइन बनाएंगे। एक प्रॉब्लम है, ये शेप सिर्फ एक बार काम करता है, अगली बार नहीं करेगा, करेगा जरूर, लेकिन उसी के ऊपर पैच होता रहेगा, तो आपको समझ नहीं आएगा हुआ क्या है। तो आपने इसको इस्तेमाल ऐसे करना है कि इसकी जो बटन है बराबर में, इसको क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ ड्रैग करें, नीचे की तरफ ड्रैग करें, लेकिन इसको छोड़े नहीं जब तक आपको शेप ओके ना हो आपके लिए। जैसे मैंने कहा इतना शेप की थिकनेस ठीक है, तो आपने यहाँ लगे छोड़ना है इसको, और छोड़ने के बाद अब आगे इसके ऊपर आप अगर इस पे लगाएंगे लेड, तो आपको इसके 2 फायदे मिल जाएंगे। कौन से बता, चलो खैर, आपको 2 फायदे इसके मिल जाएंगे। एक आपको ये मिलेगा कि आप जब इस पे लेड लगा रहे हैं, ऑप्शन सारे वैसे के वैसे रहेंगे जी, मिनिमम और वाई
और मिनिमम। एक ऑप्शन आपको ये मिल जाएगा कि आपको फ्लिप नॉर्मल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी डबल है क्योंकि आपने डबल किया होगा तो उसने ऊपर से नीचे तक पूरे को एक कलर कर लिया। दूसरा बात ये मिलेगा भाई आप इसे अंदर से एडिट अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लाइंट कहता है कि यार बात तो ठीक है, अंदर से दिखाओ, तो आप ये करेंगे, आप कहते हो ठीक है जी मैं अंदर एडिट कर देता हूँ, कुछ मैं अंदर कुछ शश के दे देता हूँ आपको, तो आपने अंदर अपने हिसाब से जो एडिटिंग करनी है वो कर दी, ठीक है। ऐसे ही कुछ हमने कर दिया और जिस तरह का कलर डिजाइन दे देता है। आप चेक करें अंदर से तो आप उसे अंदर से दिखा सकते हो, ये देखो कि अंदर से तो ऐसा है, बाहर से सीधा है। बोलेगा खोल के दिखाओ तो आप उसे खोल के भी दिखा सकते हैं सर, खोल के भी आप उसे दिखा सकते हैं कुछ नहीं, ठीक है। अब आ जाए नमाज पढ़ के, उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक चीज़